अभी एक बहुत ही बड़ी चीज़ सामने आ रही है, धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ रही है कि चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस आ गई है। चाइना की रियल एस्टेट क्राइसिस आ गई, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि चाइना में ये दिक्कत क्यों आई है। ठीक है, रियल एस्टेट का मतलब तो पता है, जमीन, घर, हाउसिंग, ये सब होता है। चाइना में आजकल दिक्कत चल रही है कि जो भी घर बनाए जा रहे हैं, बनाए गए हैं, हाउसिंग जैसे बनते हैं, लोगों ने पहले बुकिंग कराई, लेकिन बुकिंग कराने के बाद वो पे नहीं कर रहे, पैसा पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पैसा ना पे कर पाने के कारण चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि रियल एस्टेट जुड़ी हुई हैं, उनको दिक्कत आ रही है, वो कोलैप्स हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंपनियां हैं चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। यानी कि चाइना की जितनी भी इकोनॉमी है, जितनी भी जीडीपी ग्रोथ है, उसमें 1/3% रियल एस्टेट कंपनी का है, जुड़ा हुआ है। और अगर रियल एस्टेट कंपनी कोलैप्स होती हैं तो समझो कि पूरी चाइना की इकोनॉमी भी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये बहुत दिक्कत आ रही है। अब ये दिक्कत आ क्यों गई है ये समझते हैं। पहले चीज देखिए, हुआ क्या कि कोरोना में टाइम पर चाइना ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई निकलना नहीं है, कंपनी नहीं कर, एक पूरा जैसे लॉकडाउन था तो चाइना ने बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लगाया इसके अंदर। अब चाइना में एक चीज़ और है जो समझने वाली बात है, जो इंडिया और चाइना के बीच फ़र्क है। चाइना में आप वहाँ पर गारंटीड इनकम मिलती है। गारंटीड इनकम का मतलब क्या होता है कि भाई आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी ही मिलेगी, पैसा मिलेगा ही मिलेगा। चाइना ने जो पिछले 30-40 साल के अंदर जो डेवलपमेंट किया, उस लेवल पे ले गया जहां पर वो अपने लोगों को अपनी उनकी इनकम को फिक्स कर पाया कि हाँ आपको गारंटी मिलेगी मिलेगी, पैसा मिलेगा मिलेगा आपको। इस चीज़ ने क्या किया, लोगों के अंदर सेविंग ना करने का एटीट्यूड डाल दिया। हमारे देश में क्या है कि हमें यह नहीं पता होता कि हमारी इनकम कल आएगी कि नहीं आएगी, तो लोग सेविंग्स करते हैं, लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सेविंग्स में आते हैं। लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में बोला कि भाई हमें पता है कि हर महीने पैसा मिलेगा, तो लोगों का एटीट्यूड था खर्चा करने का लेकर। और जब खर्चा करते हो आप तो उसका फायदा होता है, मार्केट लगातार जो डोमेस्टिक डिमांड है बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब प्रॉब्लम ये रहती है कि जब बुरा वक्त आता है तब आपके पास कुछ है नहीं। तो कोरोना के टाइम पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, इसने क्या किया कि जो नौकरियां थी वो खत्म कर दी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी कम कर दी। ठीक है, अब इन लोगों ने जो नौकरी करते थे, इन लोगों ने अपने घर मकान बुक किए होंगे कहीं ना कहीं। पहले तो जब सब सही चला तो वो अपना इंस्टॉलमेंट ईएमआई दे रहे थे। अब अचानक से कुछ बंद कर दिया तो ईएमआई देना बंद कर दिया उन्होंने। अब वो कह रहे कि हम देंगे नहीं, अब आप हमें जब तक बना के नहीं दोगे तब तक हम जो वो देंगे नहीं आपको। क्योंकि आप आधे अधूरे प्रोजेक्ट दे, तो इंडिया में यही होता नहीं है कि बिल्डर आपसे पैसा ले लेता है, और फिर धीरे धीरे बना के देता रहता है। ठीक है, तो चाइना की जो बड़ी कंपनी है वो कह रही है कि तुम पैसा दे दो, हम आपको बना के देंगे। लोग क्या कर रहे हैं कि तुम पहले बनाओ तब हम देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो गई है। जैसे कि एक है एवरग्रांडे, बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी चाइना कंपनी है, वो कोलैप्स होने की स्थिति में है। वो डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड से पैसा लिया उन्होंने, अब मैंने आपको पढ़ा था बॉन्ड क्या होता है। किसी भी कंपनी जब पैसा कमाना होता है या उसको लेना होता है, मार्केट से कमाना होता है, तो 2-3 रास्ते होते हैं। पहला तो होता है वो जाके वो बैंक से लोन ले लें कि साहब आप हमें पैसा दे दो, हम आप उसके बदले में आपको दे देंगे। अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो बॉन्ड रिलीज करती है। बॉन्ड का मतलब कहता है कि वो पब्लिक से पैसा लेती है और बोलते हैं कि हम आप जो जितना इन्वेस्ट करोगे उसके बाद हम आपको इतना पैसा इंटरेस्ट का दे देंगे। तो वो थोड़ा सा एज कॉम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट कम पड़ता है। और चाइना का जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, इनके जो बॉन्ड थे, ये इस पे दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट होता था। मतलब ना सिर्फ चाइना के लोग इन्वेस्ट करते थे, बल्कि अमेरिका, यूरोप, बाकी कंट्रीज के लोग, बड़ी कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं FII, वो इन्वेस्ट करते थे क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न मिलता था। चाइना बहुत ग्रो करता है तो कभी डिफॉल्ट किया नहीं, तो सेफ माना जाता था कि हाँ भाई वहां पे पैसा लगाओगे तो पैसा रिटर्न मिल ही जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब एवरग्रांडे की प्रॉब्लम आना शुरू हुई तो जो ये बॉन्ड मैच्योर हो रहे थे तो उस पर पैसा देना बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस आया, उससे जो नो सेविंग एटीट्यूड बना, जो सेविंग्स नहीं है, ठीक है, उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। पीपल ने, लोगों ने मना कर दिया पैसा देना। अब उसके बाद ये जो कंपनी है ये कोलैप्स होना शुरू हो गई। अब इसमें ये जो बॉन्ड है वो डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया।
अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले चीज तो समझिए कि हमारा जो देश दुनिया है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जैसे 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई, सब प्राइम क्राइसिस आया, उसके बाद पूरी दुनिया में उसका प्रभाव देखा गया, हिंदुस्तान में देखा गया। तो वही चाइना में अगर कुछ दिक्कत आएगी, चाइना अगर कोलैप्स करता है तो पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है इंडिया की मार्केट भी कोलैप्स हो या नीचे आए, ठीक है। बस फायदा ये थोड़ा सा यहाँ पर है कि इंडिया वाले उस हिसाब से चाइना में इन्वेस्ट नहीं करते हैं बॉन्ड में, इन बॉन्डों में, जितना अमेरिका वाले उस चाइना वाले करते हैं। तो बस इतना थोड़ा सा सेविंग है, लेकिन जब दिक्कत आएगी तो इंडिया वाले भी इस पर कोलैप्स दिक्कत आएगी, फिर इकोनॉमी जो स्लो होने की संभावना बढ़ जाएगी, फिर आपका आर्थिक मंदी आना शुरू हो जाएगी, और फिर आर्थिक मंदी आती है तो सब कुछ बड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं, उनका जो बैंक है और जो सरकार है, सरकार ने रेस्क्यू करने से मना कर दिया है, या कह लो सरकार ने कहा है कि हम इतनी बड़ी कंपनीज को बचा नहीं पाएंगे, हमारे पास क्षमता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, शायद चाइना की सरकार के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी कंपनी को बचा पाएं। अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और बचा नहीं पाते हैं तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स होता है। तो चाइना के बाद दिक्कत है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पर, बड़ी, आपने सुना होगा कि चाइना जो है वो लोन देता है अलग अलग कंट्रीज़ को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को। यहाँ पर चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जो गरीब कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ्रीका की कंट्रीज हो गई हैं। और हमेशा से ये बोला गया कि आप ऐसे गरीब आदमियों को आप इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हो, ठीक है वो, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा वक्त आया जबकि ये लोग पैसा नहीं लौटा पाएंगे और अपने हाथ खड़े कर लेंगे, तब क्या होगा? श्रीलंका में ये हुआ, चाइना का जितना इन्वेस्टमेंट है या पाकिस्तान में जो हो रहा है कि वो लोग अपना पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं या बहुत मुश्किल हो रही है। अब मान लो कि अगर 20-25 कंट्री भी अगर अपने हाथ खड़े कर लें, जिसको चाइना ने पैसा दिया हुआ है, तो चाइना को जो वहां से पैसा आ रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये आपका सब रियल एस्टेट क्राइसिस, ऊपर से जो पैसा उन्होंने जो दूसरे देशों में दिया हुआ है उसका क्राइसिस। तो चाइना इस समय बहुत ही दिक्कत में है, परेशानी में है। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा फॉलो करते रहिएगा चाइना रियल एस्टेट क्राइसिस, ये आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर।